नमस्कार, जय महाकाल। मालवा रीजन की 45 सीटें और उसमें सबसे अहम सीट अगर हम देखें और जिस इलाके की इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है वो है उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी। और सबसे पहले हम अपने शो की शुरुआत करें ये जानने के लिए कि आखिर क्या बोले मध्य प्रदेश। हमारा चुनाव रथ यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन सबसे पहले महाकाल की इस नगरी के वो खूबसूरत रंग जो यहाँ पर बिखरे हुए हैं वो एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद अब जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, जो बदलाव आया है इस नगरी में, उसकी धूम यहाँ पर उत्सव के तौर पर मनाई जा रही है। जगह जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। हर रोज एक तरीके से इस नगरी में त्योहार की तरह से मनाया जाता है। और इस वक्त भी जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ आप देखिए संगीत की धुनें भी है, उमंग भी है। और महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए जब जगह जगह से देश के हर कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके मन में कुछ उमंगें, कुछ आशाएं और कुछ मन्नतें भी होती हैं। और इसीलिए ये नगरी अपने आप में महाकाल के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से बेहद ही खास बन जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जरा यहाँ पर जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल राजा की। देखिए, आपने सुना महाकाल को राजा के तौर पर यहाँ पर माना जाता है और ये भी मान्यता है कि महाकाल की इस नगरी उज्जैन में अगर कोई राजा है तो वो सिर्फ एक है, खुद महाकाल। और इसीलिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो रात नहीं बिताते, क्योंकि ये प्रथा चली आ रही है और ये मान्यता है कि यहाँ पर अगर रात को कोई राजा रह सकते हैं तो वो महाकाल ही हैं और उन्हीं के प्रताप से यहाँ पर बात होती है। तो जरा शुरुआत, क्योंकि हमने देखा कि ये जो नगरी है साधु संतों की नगरी है और पूजनीय नगरी है, तो जरा हम शुरुआत, आपके पैर थिरक रहे थे बाबा। हम क्या है बेटा कि हम करे सन्यास है, ये जो भगवान बताते जाते हैं वही रहते हुए हम खड़े रहते हैं। और कोई बोलता ये है, वो बोलता वो है, तो हम एक दिन हम ओंकारे सन्यास है। कहाँ रहता हूँ मैं? ओंकारे नाश। मैं मांग हूँ, मुझे मांग बोलते हैं, मांग मरेठा। हाँ। कितने सालों से आप यहाँ हैं? मेरा बचपन बीत गया है, कम से कम ये समझ लीजिए आप 6 पीढ़ी बीत गई। अच्छा। हाँ, मेरा वो आधार कार्ड नहीं बना। अच्छा, एक तरीके से 7 पीढ़ियां ये कह रहे हैं बाबा कि इनकी यहाँ बीत चुकी है महाकाल में आते आते। और इसीलिए मैं जानना चाहूँगी कि जब हम महाकाल की बात करते हैं तो चुनाव का रंग भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। क्या लग रहा है महाकाल की नगरी आखिर क्या? देखिए, महाकाल की नगरी के दिल के अंदर जिनको महाकाल ने स्थान दिलाया, क्योंकि महाकाल पहले बहुत ही अस्त व्यस्त रास्ता था। एक लंबी पंचकोसी परिक्रमा करके हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ता था। क्योंकि अब महाकाल लोग बनने के बाद में ना सिर्फ उज्जैन अपितु राजस्थान, हरियाणा, यहाँ तक कि विदेश तक के पर्यटक यहाँ पर आ गए हैं। हम देखें कि जब भी जहाँ पर हम आते हैं वहाँ पर लगातार हमें भक्तों का तांता लगा रहता है। फिर हम राजस्व व्यवस्था की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर ट्रेनों का हुआ या फिर ऑटो रिक्शा हुआ या होटल संचालक हुए या जितने भी, सबका रेवेन्यू बढ़ा है। तो जिन्होंने महाकाल की सुनी और इस बार उज्जैन की नगरी भी उन्हीं की सुनेगी। तो पहले में और अब में कुछ यहाँ पर आमदनी में फर्क हुआ, या आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं? बहुत रोजगार बहुत बड़ा है, बहुत रोजगार बड़ा। रोजगार नहीं था, लोग ज्यादा आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं, बहुत पब्लिक आती है, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, सब दूर से। चारों ब्रांच से पब्लिक आ रही है और बहुत बढ़िया काम करा है मोदी जी ने, जो भी करा है बहुत अच्छा करा है। मुझे थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करनी है कि पहले जब कॉरिडोर नहीं बना था तब का यहाँ पर जीवन और अब जब बन गया, क्योंकि कई तरह के सवाल भी खड़े हुए कॉरिडोर बनने के बाद, उन सवालों में कितना दम है? पहले जो महाकाल था वो सिर्फ महाकाल के नाम से कहलाया जाता था। आज कॉरिडोर बन गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब पब्लिक आना स्टार्ट हो गई है। पहले मान के चलिए कि व्यवसाय बहुत कम लोगों के पास में था, आज बच्चा यहाँ पर तिलक लगा के ने भी अपना रोजगार पाल रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टीका लगाने के लिए भी आप यहाँ अलग अलग तरीके से आप, मुझे लग रहा है कि पहले मैं लेडीज बैग बेचता था, हरियाणा का रहने वाला हूँ, वो बंद हो गया, वो कॉरिडोर
बनने के बाद वहाँ से बंद कर दिया सीधी से। अभी बहुत रोजगार है, बैग बेके नहीं, संदल लगाना शुरू कर दिया। 500-400 रुपये, बाल बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे, बहुत बढ़िया। एक दिन में 500-400? हाँ जी। अच्छा। और अन्न क्षेत्र बना दिया, फ्री खाना चल रहा है। बोलिए महाकाल राजा की जय। एक मिनट। जय श्री माता। तो महाकाल के रंग में तो हर कोई रंगता है और इसीलिए जब हम यहाँ पहुंचे हैं जाहिर तौर पर महाकाल के रंग में तो रंगना ही था। आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से है दीदी। जी। यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। महाराष्ट्र से आके यहाँ गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो गया है, बहुत पब्लिक आती है और मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया है। रोज के कैसे भी 1500 कमा लेते हैं। मोदी जी ने क्या नहीं किया बोलो, 15 साल में इतना करके बताया। राहुल गांधी ने तो 60 सालों में कुछ नहीं करके बताया, ऐसा 15 सालों में तो मोदी जी ने हर कुछ, रोड, पानी, बिजली, और क्या चाहिए। लेकिन ये तो राज्य का चुनाव है, इसमें भी आपको लगता है कि मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान? मोदी जी आएंगे, शिवराज सिंह चौहान। मतलब आप बीजेपी के साथ? हाँ, हम बीजेपी के। कांग्रेस से क्या तकलीफ है? कांग्रेस ने कुछ दिया ही नहीं, किया ही नहीं, तो क्या देंगे 60 बरस में? मोदी जी को देंगे हम। मैं जरा आती हूँ महिलाओं के पास भी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। कमलनाथ जी के बारे में बोलना चाहूँगा। ये जो हिंदू बनते हैं ये फर्जी हिंदू हैं कमलनाथ जी, क्योंकि मैं उनकी जो कथा हुई थी अभी बागेश्वर बाला धाम की, और क्या बोलते तो प्रदीप मिश्रा जी की, उसमें उनको तिलक लगाया गया था। थोड़ी देर बाद पीछे जाके 5 मिनट में उन्होंने तिलक हटा लिया। ये हिंदू हैं। आपका क्या नाम? हाँ, मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, कितने समय से आप इस नगरी में? 20 साल से। 20 साल से। तो 20 साल में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दिया ना। अभी महाकाल लोग बनने से हमारे को बहुत बेरोजगार थे, हम तो अच्छा रोजगार चला है और अच्छी सड़क होने, साफ सफाई है और बिल्कुल अच्छी साफ सफाई रहती है, पर्यावरण अच्छा शुद्ध रहता है। यहाँ पे कुछ भी यानी कि गंदगी नहीं रहती है। तो चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, कुछ हलचल है? हाँ है ना, मोदी जी आएंगे, शिवराज चौहान आएंगे, हम तो उनको ही जिताएंगे। अच्छा। हाँ। क्या वजह? हमारे को बेटियों को जब से पढ़ाई से जन्म लेने से तो उनका पढ़ाई लिखाई, उनका पालन पोषण, उनका शादी ब्याह, उनका पढ़ाने लिखाना सब चला रहे हैं शिवराज चौहान और मोदी जी। और क्या खाने पीने का दे रहे हैं फ्री में, और क्या मिलेगा अपने को? इतना कांग्रेस सरकार थोड़ी देती थी, इतना मोदी सरकार देती है। आप वो गृह लक्ष्मी और लाडली बहना की बात कर? हाँ, मैं लाडली योजना की भी कर रही हूँ। वो जन्म देने के देते हैं, जब गर्भवती महिलाएं रहती तो उनको भी शिवराज चौहान मामा देते हैं। फिर उनको वो जन्म होने के बाद में भी मिलता है, पढ़ाई लिखाई का मिलता है, शादी ब्याह का मिलता है, अच्छे परसेंट मिलते हैं। तो सरकार उनको और आगे विदेश तक पढ़ाती लिखाती है, तो और क्या चाहिए अपने को? साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं रोजगार पर बात करना चाहती हूँ। रोजगार में क्या यहाँ पर कुछ अवसर पैदा हुए हैं या रोजगार बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? मैडम, मैं एक पॉजिटिव बात बताना चाहता हूँ महाकाल लोक और उज्जैन के बारे में। ये मैडम, जो अपन अगर दूसरे शहरों से यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे एक अजीब सी पॉजिटिविटी रहती है मैडम। जैसे यहाँ पर प्राचीन काल से ही उज्जैन को शिक्षा का केंद्र माना गया है और आज भी है शिक्षा का केंद्र माना जाता है, क्योंकि ये उज्जैन को फौजी फैक्ट्री भी बोला जाता है मैडम। क्योंकि फौजी फैक्ट्री, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा आर्मी और डिफेंस या सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब बोले
तो यहीं से लगती है मैडम। मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा आर्मी की जॉब लगती है तो उज्जैन से लगती है। और इसका कारण यही है कि मैडम यहाँ पे मैं खुद यहाँ से 5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, और मतलब यहाँ पे जब भी अपने को असफलता मिलती है तो यहाँ पे एक अजीब सी पॉजिटिविटी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चाहे मुझे कितनी भी सफलता मिल जाए, लेकिन मेरा परमानेंट घर उज्जैन में ही रहना चाहिए मैडम, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। पटवारी एग्जाम को लेकर के तो बड़े सवाल खड़े हुए कि बड़ा घोटाला हुआ, बहुत कुछ हुआ, आरोप लगाए गए, ऐसे उसमें कितना दम? ये सब मैडम जैसे कुछ अचयनित छात्र और कुछ कोचिंग इंडस्ट्री जो उन्हें माफिया भी कह सकते हैं मैडम, क्योंकि अगर किसी चयनित छात्र का दर्द उनको समझना चाहिए कि कितनी मेहनत के बाद कोई बंदा सिलेक्ट होता है। मैडम 12-12 घंटे तैयारी करी है मैंने, 12-12 घंटे। मतलब मेरे घर वाले फ़ोन कर मैं अपने घर का इकलौता हूँ, बुला के थक जाता है, लेकिन मैं घर पे नहीं गया हूँ मैडम। और ऐसे करके मैंने जॉब ली है, और सिर्फ उनकी कोर्सेज बेचने के लिए और अपना चैनल चलाने के लिए लोगों ने यूट्यूब पे भ्रामक जानकारियाँ फैलाना स्टार्ट करी, जबकि उनके पास तथ्य के लिए एक चीज़ भी नहीं थी मैडम। अगर वो आज भी एक प्रूफ दे दे तो हम मान ले कि हाँ आप सही थे। आज तक एक प्रूफ उनके पास कुछ भी नहीं है मैडम, रत्ती भर भी। सिर्फ बात करते धांधली हुई, भैया धांधली हुई तो प्रूफ तो दीजिए। एक नागरिक के दिल में जो बात होती है कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन क्या कर रहा है आपके लिए। मैम एज अ यूथ अगर मैं बात करूं तो हम ये देखते हैं कि अभी जो तत्कालीन सरकार है उन्होंने कई ऐसी योजनाएं निकाली हैं जो युवाओं के उत्थान के लिए बनी हैं। जैसे सीखो कमाओ योजना है, और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें युवाओं को केंद्र में रख के उन्होंने वो चीज़ें निकाली हैं, जिससे रोज़गार भी प्राप्त हुआ है युवाओं को और कौशल का भी विकास हुआ है उनके अंदर। आपको लगता है कि हुआ है? जी मैम। हाँ आप बताइए। मेरा नाम विकास धनगर है, मैं यहाँ फौज की तैयारी करने के लिए आया था। किसकी? फौज की, आर्मी। जो बोला गया है कि इस सिटी के बारे में कि फौजी बहुत अड्डा है, फौजियों का अड्डा माना जाता है उज्जैन को। मैं फौज की तैयारी करने आया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2-3 साल तैयारी भी करी, इसके बाद मैं गाँव चला गया। लेकिन महाकाल लोक बनने से फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, उज्जैन में चल के अपना कुछ रोजगार चालू करेंगे, अपना खुद का चालू करेंगे। यहाँ पे मैं आया और गेस्ट हाउस खोला मैंने। अच्छा, आपने गेस्ट हाउस अपना खोला? जी, गेस्ट हाउस खोला है, और अभी महाकाल की कृपा से चल भी रहा है। हिंदुओं के लिए कहीं तो मंदिर बन रहा है तो अच्छा लगता है मैम। हिंदुओं के लिए तो बहुत मंदिर है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में हम नासिक में रहते हैं, इतना भव्य मंदिर यहाँ वहाँ पे भी नहीं है। इतना भव्य मंदिर यहाँ पे आज पहली बार मैं देख रहा हूँ। अच्छा काम हो रहा है ना ये भगवान के। ठीक है, आज भगवान भी है, हमारे दिल में भी भगवान है, इसलिए अच्छा काम हो रहा है। ये सब कर रहे हैं ना, खूब अच्छा कर रहे हैं सब। आप बताइए। मैम सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और महाकाल लोक बनने के बाद सबको फ़ायदा हुआ है, या निम्न वर्ग की बात की जाए या मध्य वर्ग की बात की जाए, सबको कहीं ना कहीं देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक यहाँ घूमने आ रही है, और विदेशी पूंजी जो है वो भारत लाई जा रही है। तो इससे आसपास के जो भी है दिहाड़ी मजदूरी करने वाले उनको भी फ़ायदा हुआ है, ठेला लगाने वालों को भी फ़ायदा हुआ है। कहीं ना कहीं आज 11 नवंबर को 1 साल भर हो जाएगा महाकाल लोक पर। बहुत सारा रोजगार जो बढ़ा है और जीविका उपार्जन के भी साधन बढ़े हैं महाकाल लोक बनने के बाद। मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि देखिए ये यहाँ पर ये पूरा परिसर जो है, ये हम इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। महाकाल कॉरिडोर परिसर जो है, इतना भव्य मंदिर आप पीछे देख रहे हैं, इसको लेकर के तमाम बात हुई। और उसके बाद अब लोगों के मन में क्या है और जो लोग पर्यटक आ रहे हैं उनके मन में क्या है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दिव्य और भव्य जो महाकाल कॉरिडोर है, और अभी तो और ज़्यादा इसमें काम होना बाकी है, जो कि लगातार यहाँ पर चल रहा है। 1 साल होने वाला है जैसा कि यहाँ पर बताया नवंबर में। लेकिन मुद्दा यहाँ पर फिर से मैं उसी पर लेकर आना चाहूँगी कि उज्जैन के दिल में क्या है। अगर हम चुनाव की बात करें, ये तो हो गई महाकाल कॉरिडोर की बात, लेकिन चुनाव में भी तो कहीं ना कहीं मूड बनता है ना कि कहाँ पे किस तरफ मिजाज जाना है। भारतीय जनता पार्टी। वजह? यहाँ के वर्तमान में जो विधायक है उनको विकास पुरुष कह सकते हैं। उन्होंने कॉरिडोर के अलावा भी कई इंडस्ट्रियों को उज्जैन में आमंत्रित किया है, जैसे कपड़ा उद्योग। कांग्रेस की सरकारों में शहर में 9 मिल थे, सारे बंद हुए, लेकिन इन्होंने वर्तमान में 2000 महिलाओं को रोजगार के लिए एक रेडीमेड क्लस्टर बनाया है। इसके अलावा बांधकाम में एक फैक्ट्री करी है। इसके बाद 2 सोयाबीन के छोटे प्रोजेक्ट शहर में चालू हुए हैं। इस प्रकार से रोजगार के यहाँ धार्मिक रोजगार के अलावा कैबिनेट पढ़े लिखे लोगों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था की गई है। दूसरा, ये जो क्षेत्र अपन खड़े हैं लगभग आज से 5 साल पहले पूरा जंगल एरिया था।
इसलिए रोजगार की उज्जैन में वर्तमान में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस अगर पूरे राज्य में बेरोजगारी को एक मुद्दा बना रही है तो कम से कम उज्जैन वो नगरी है जहां पर ये मुद्दा नहीं है। जी बिल्कुल, उज्जैन में बिल्कुल ये मुद्दा है। कांग्रेस लगभग भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोजगार की व्यवस्थाएं जमाई है, इसलिए इतना वो रोजगार बहुत मुद्दा नहीं है। कॉरिडोर की बात हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर में मूर्तियों को लेकर एक विवाद पैदा हुआ था। कांग्रेस अभी भी उसको मुद्दा बना रही है, अपनी हर रैली में बात करती है। मैं जरा जानना चाहती हूँ उसकी सच्चाई क्या है। क्या वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश है या कि वाकई में वो ऐसा मुद्दा है जो कि सच है? वो एक तो पॉलिटिकल मुद्दा है, विपक्ष उसको पॉलिटिकल मुद्दा एजेंडा बनाना चाहती है, जबकि जिस गति से आंधी तूफान आया था उसमें काफ़ी क्षति हुई थी। ये मूर्तियाँ ही क्षति नहीं हुई थी, इसके अलावा पेड़ पौधे, हम गाँव में रहते हैं, हमको पता है कि किस तरह से वो कितना तीव्रता से आया था, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, आप यहीं के निवासी हैं? जी। क्या करते हैं? मैं मकान बनाने का मिस्त्री। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर खान। मोहम्मद आमिर जी, अब महाकाल कॉरिडोर की बात हो रही है, आप यहीं के निवासी हैं, कुछ परिवर्तन पहले में और अब में दिख रहा है? बहुत परिवर्तन हुआ है यहाँ पे, मतलब व्यवस्था सही साठ है, रोजगार बढ़ गया लोगों का, ऑटो वगैरह का धक्का, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। बाकी कॉरिडोर बनने से आपको भी फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ है। क्या? बहुत फायदा हुआ, रोजगार बढ़ा, हमारे धंधे बढ़े, बहुत सारे फायदे हुए, मिलने वालों के तरक्की हुई हमारे। तो आपको लगता है बीजेपी की सरकार ने आपके लिए भी काम किया? करा ना, जो सरकार काम करेगी हम तो उसका करेंगे सपोर्ट। 15 महीने की कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार के बारे में क्या कहना है? अब वो तो राजनीति का था, अपनों को वो नहीं मालूम है, बाकी अब देखेंगे, बदलाव तो होगा कुछ ना कुछ थोड़ा। भोलेनाथ की नगरी है, कोई कमी नहीं है किसी बात की, कोई भूखा सोता ही नहीं है। पब्लिक आती थी, अब 1.5 लाख पब्लिक आ रही है। सभी के धंधे बढ़े हैं कॉरिडोर के उससे, यहाँ पे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, कोई भूखा तो सोता ही नहीं है। ठंड में भी रात को अगर कोई सूर्य गरीब आए तो रात को आके गाड़ी वाले चद्दर चढ़ा देते हैं, कंबल पिला देते हैं, और क्या चाहिए? ये तो स्वर्ग है हमारा उज्जैन, और ऐसी नगरी में कौन छोड़ के जाएगा? और काम को उससे तो काम होगा, काम तो जरूरी है, वो काम कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि बिजली के बिल आ रहे हैं बहुत बढ़ चढ़ के, जीजा क्या करें, मामा क्या हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं मैम, जब जो जितने उपयोग करेगा, जितनी चीज़ का मोबाइल फ्रिज ये तो उतना तो बिल आएगा ही से। डिजिटल कैमरे हैं, सब डिजिटल मीटर है, सब व्यवस्थित आ रहे हो तो कोई ज़्यादा बिल नहीं आ रही है। जितना उपयोग करोगे, लोगों को तो आदत पड़ी है ना, मतलब कि नहीं भरने की, बिल भरने की, तो वो ऐसे ही चल रहे हैं। मतलब जो कुछ पार्टियां फ्री बीज की बात कर रही है, फ्री की रेवड़ी जिसकी बात हो रही है कि फ्री बिजली कर देंगे, फ्री पानी कर देंगे, आप लोगों को लगता है वो पार्टियां सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि देखो बिजली सब चीज फ्री नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार होगा तो हम खुद खरीद लेंगे, हम कुछ भर देंगे बिजली का बिल, भले 10,000 है या 5,000 है। रोजगार मतलब रोजगार, यहाँ तो अलग अलग व्यू दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इतना ज्यादा रोजगार आ गया है, अगर हम बात करें तो रोजगार की क्या हकीकत है? रोजगार, बेरोजगारी और खासकर यहाँ के लोगों के जीवन में परिवर्तन। यहाँ के महाकाल लोग बनने से यहाँ के लोगों के जीवन में तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें तो मेरा मानना है कि लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो उसके लिए काम करे, उसके लिए काम करने वाला, उसकी नज़र में, ना कि ऐसा व्यक्ति चुने कि जो बस अपने 4 लोग काम करके और बाकी दिखावा करे। ऐसा व्यक्ति ना चुनकर लोकतंत्र में ऐसा नेता चुने जो हर व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए बड़े से बड़े व्यक्ति तक काम करे। कौन है वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं? वो कोई आम व्यक्ति हो सकता है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जो योग्य व्यक्ति है उसे आना चाहिए जनता के लिए। तो योग्य व्यक्ति अगर पैमाना देखा जाए, अभी तो फाइट 2 ही पार्टियों में दिख रही है, कांग्रेस बीजेपी, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ? अभी तो दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर है, टक्कर तो दोनों में बराबर है, कह नहीं सकते लोकतंत्र है, जनता कुछ भी कर सकती है। लास्ट अभी तो जनता है, मैं भी जनता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि कौन क्या होने वाला है। तो अच्छी बात है कि जनता जो है वो दिल में क्या है वो तभी बताती है जब वो बटन दबाती है अपना, तभी कुछ कर पाएगी। लगता है कि टक्कर है इस बार, टक्कर है, कड़ी टक्कर है इस बार, क्योंकि बीजेपी काफ़ी टाइम से यहाँ पे राज करती है, उसके बाद भी जो उसके 17 साल हो गए, 17-18 साल राज करते गए, 20 साल हो गए, 20 साल लगभग होने वाले, 1-1.5 साल बीच में जो हुआ था, 15 महीने, उसके बाद भी यहाँ पर जो है उसके बाद भी इतनी अच्छी टक्कर दे रही है। जैसे कि हम राजस्थान देखते हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पर 1-5 साल में सरकारें बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे लगातार कर रही है। उस कारण ये भी है कि यहाँ काफ़ी अच्छी टक्कर होगी दोनों पार्टियों में, और अभी कुछ कह नहीं सकते कि फाइनल क्या होने वाला है। तो
तो बिल्कुल 17 तारीख को वोटिंग होगी, 17 नवंबर को जब वोट डाले जाएंगे तभी शायद पता लगेगा। लेकिन ये जनता के दिल में क्या है, ये राज जो है वो अंतिम समय तक पत्ते कोई नहीं खोलता है। भले ही इस तरह की डिबेट हो जाए, जनता मुद्दों पर बात करे, लेकिन जाहिर तौर पर ये एक अच्छी खूबी है हमारे लोकतंत्र की कि यहाँ पर अंतिम समय तक पार्टियां भी कंफ्यूज रहती हैं कि इस बार कौन सत्ता में आने वाली है और कौन सत्ता से बाहर जाने वाली है। तो ये एक दिलचस्प बात है जो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डीडी न्यूज के हमारे इस चुनावी रथ को हम जहां जहां लेकर जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, वहां पर हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर असली जनता जो है राज्य की वो क्या सोच रही है। क्योंकि किसी की भी सरकार बनाना बिगड़ाना, उन सब के बारे में जो राय है वो तो असली जनता की ही मानी जाती है और जानी जाती है। नेता भले ही बड़े बड़े दावे करें, वादे करें, लेकिन जनता के मन में क्या है यही जानने की कोशिश है। क्या है आपके मन में? मन में तो यही है बहन कि देखो, देश में हर इंसान विकास चाहता है और विकास के कार्य पे सबसे पहले तो रोजगार चाहता है। रोजगार के लिए कोटेशन के पास, गवर्नमेंट के पास कई ज़मीनें पड़ी हुई हैं, मगर उस कोटेशन के ऊपर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। बस अपने अपने दावे चल रहे हैं और अपनी अपनी सत्ता की कुर्सी की लड़ाई और जद्दोजहद चल रही है। मगर इंसान तो आज के जद्दोजहद में है कि 2 रोटी के पीछे भग गया है। 2 रोटी बहुत मुश्किल से कमा रहा है। वो इसलिए कमा रहा है कि उनके बच्चों का विकास और उनकी पढ़ाई और उनको एजुकेशन दे सके। मगर आज के देश में, मध्य प्रदेश शासन में, इंसान 2 वक्त की रोटी खा सकता है, बच्चों को कपड़े बना के बना सकता है, मगर उनको एजुकेशन नहीं दे सकता। मतलब शिक्षा के अवसर कम है? शिक्षा के अवसर कम है। शिक्षा के अवसर पे ये तो बात तो एक आती है, मगर कई लोग बेचारे उनकी मदद भी करते हैं, मगर उस चीज़ के जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं वो लोग उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। मैं कई बार कई जगह देख चुका हूँ। दूसरी कोई है जिनको लगता है यहाँ पे कि शिक्षा जो है वो बड़ा मुद्दा है, शिक्षा के अवसर कम है क्या? मैडम शिक्षा को लेकर कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं, क्योंकि यहाँ पे शिवराज जी चौहान ने बहुत सारे CM राइज स्कूल खोल रखे हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देता है आज की भी जमाने में। मैं उस बात से सहमत तो हूँ। बाकी करते हैं सर, वो भी कर रहे हैं उनकी जगह, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ही तो चलता है शिक्षा। यहाँ पे सांदीपनी जी का आश्रम है, यहाँ पे पौराणिक तौर से मतलब शिक्षा का ही महत्व है। यहाँ तो दूर दूर से पढ़ने। हाँ, तो कुल मिलाकर व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने जो बात शिक्षा नीति की कही, जब इनकी बात को यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट किया गया तो इन्होंने भी मान लिया कि नहीं, जो किया जा रहा है वो बहुत है। लेकिन जाहिर तौर पर कोई भी काम जो है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत है, क्योंकि सीमित संसाधनों के तहत लोग बात तो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जब तक कि हर किसी की इच्छा पूरी करने को लेकर सरकार और काम ना करे तो शायद। हाँ, जल्दी से एक चीज़ ये कहूँगा कि इंसान के जो तिलक देख के न करते हैं लोग, वहाँ विवाद और समता की भावना खड़ी होती है कई जगह देखता हूँ मैं। और वो चीज़ यही है कि मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान को अपनी मानवता नहीं भूलना चाहिए, इंसान को अपनी सभ्यता और मोहब्बत से रहना चाहिए और अमन और शांति से। सबसे बड़ी बात यही कहता हूँ। बिल्कुल, और यही हमारे देश की खूबी है कि यहाँ पर किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, मानवता नहीं भूलनी चाहिए और इसी मानवता की जो मिसाल यहाँ पर कायम करने की कोशिश हो रही है कि सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अंत में सब एक दूसरे के गले भी मिलते हैं, चाहे व्यूज भले ही अलग अलग हो। और यहाँ पर ये दृश्य भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए, आज के हमारे इस चुनावी रथ को हम जब लेकर आए हैं वो
उज्जैन की महाकाल की नगरी। और एक बार जय महाकाल के एक नारे के साथ, जय महाकाल के आवाहन के साथ हम आज के अपने इस शो को यहीं खत्म करते हैं। कैमरा पर्सन आरके के साथ रीमा पाराशर, उज्जैन से, डीडी न्यूज़ के लिए।